रेसवा एकेडमी पे सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स की ज़रूरत क्या है और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, ठीक है ना। तो इस पूरे मैकेनिक्स में हम लोग करने क्या वाले हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। फोर्स के स्टडी का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए फोर्स किस टाइप का है, ठीक है। इस फोर्स का इफेक्ट क्या है और ये फोर्स आया कहाँ से है, कैसे ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और सब इसके बारे में तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं 5 मिनट समय आपका लूँगा। थोड़ा सा कुछ जो बेसिक पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट मतलब कि इंजीनियरिंग में क्या करना है आपको पूरे 3 साल तक आपको इंजीनियरिंग में क्या करना है, मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए, आप लोग साइंस पढ़े हैं ना इंटर तक या हाई स्कूल तक, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया गया है आप लोगों को, तो उसको आपने पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन अब उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, और किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का परिभाषा ही यही होता है कि जो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग पढ़े हैं इंटर तक, उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में कैसे उसको अप्लाई करेंगे। जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई विलेज है, एक हमारा गांव है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले साइंस आपने पढ़ाई किया पूरा अच्छे से, रेसवा एकेडमी ने आपको कायदे से समझाया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ कैसे होता है क्या होता है। तो अब जो इंजीनियरिंग में आप आए हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए हो आप, तो इस इंजीनियरिंग में इसी साइंस का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। जो पहले आप साइंस पढ़े हैं उसी को अप्लाई कर देना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई गांव है, घर है ढेर सारा, और इसके बीच में एक नदी है, और यहाँ पे इंटर कॉलेज है। तो ये बताइए कि जितने भी बच्चे होंगे 400-500 इस गांव में, उनका नज़दीकी इंटर कॉलेज ये है, यहाँ पे पढ़ने जाएंगे।
तो ये बताइए, क्या कोई बच्चा डेली नदी पार करके पढ़ने जाएगा? नहीं, कोई भी डेली नदी पार करके पढ़ने तो जाएगा नहीं। तो अब यहाँ पे आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग लगा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रिज बना देंगे। ठीक है, हमने इंजीनियरिंग का यूज करके यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया। तो अब क्या होगा, इसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है। तो जो भी बच्चे थे इस ब्रिज को आसानी से पार करके इंटर कॉलेज में पढ़ने चले जाएंगे। तो ये मतलब हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। ठीक है ना। और देखिए एक दो एग्जांपल और मैं दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे गोरखपुर है। ठीक है, और यहाँ पे है दिल्ली। तो ये बताइए, गोरखपुर से दिल्ली जाना है किसी को, तो गोरखपुर से दिल्ली किसी को जाना है कम से कम समय में। तो ये भी एक समस्या है ना। मान लीजिए रोडवे से आप जा रहे हैं, कम से कम 15 घंटा 16 घंटा लगेगा। तो ये हमारी समस्या थी। क्या समस्या थी? हमको गोरखपुर से दिल्ली जाना है कम से कम समय में। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंजीनियरिंग। यहाँ पे आ जाएगा इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग क्या देगा, इंजीनियरिंग देगा हम लोगों को एरोप्लेन। इस एरोप्लेन से क्या होगा, हम लोग दिल्ली 1 से 1 घंटे से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो यही हमारे कहने का मतलब है, तीनों साल, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल हो, तीनों साल जो आप साइंस पढ़े हैं वही अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। अब इसके बाद देखिए, मैकेनिक्स। तो एक चीज जान लीजिए, क्लियरली मैं बोल रहा हूं, पहला क्लास है। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये स्टार्ट ही मैकेनिक्स से होता है। अगर आपको मैकेनिक्स समझ में नहीं आया, मैकेनिक्स आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में आगे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे स्टील स्ट्रक्चर होता है, आरसीसी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। तो इन सब सब्जेक्ट में हमको डिजाइन करना होता है। तो हर जगह फोर्स आएगा। तो जहां जहां फोर्स आएगा उसके लिए आपको मैकेनिक्स कायदे से आना चाहिए। ठीक है। और मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट ही होता है थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं सिविल के और मैकेनिकल के, उनको मैकेनिक्स आना ही आना चाहिए। उसके बिना आगे के एक भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। तो क्या बाकी लोगों, बाकी ब्रांच में भी मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है? तो उन लोगों को क्या ज़रूरत है? तो एक चीज़ जान लीजिए, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि अप्लाइड मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगता है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बैक अप्लाइड मैकेनिक्स में लगता है, और एक बार लग जाता है तो जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए अप्लाइड मैकेनिक्स बाकी भी ब्रांच के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए तो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, आना ही आना चाहिए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स का डिफिनीशन।
अच्छा, 2 मिनट थोड़ा सा और मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आप लोगों को सेमेस्टर का तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो पहला सेमेस्टर आपको अगर 90% से ऊपर लाना है तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो तरीका है पिछले लास्ट 10 ईयर अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। ठीक है, पिछले 10 साल का अनसॉल्व पेपर आप लगा लेंगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा, चूंकि सेमेस्टर में थोड़ा सा हमको स्पीड भी देखना रहता है, इसलिए हम लोग नोट्स जरूर तैयार करेंगे। ठीक है ना। और नोट्स कौन सा चाहिए आप लोगों को। अब जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो विदाउट लाइनिंग वाला पेपर यूज करेंगे। ठीक है ना, विदाउट लाइनिंग वाला। और सारे नोट्स मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ आप साथ साथ लिखते चलिए तो सबसे बेस्ट रहेगा। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका पूरे 3 साल यूज होगा। और 3 साल के बाद आप कहीं जेई बन जाएंगे तो वहाँ भी ये यूज होगा प्रैक्टिकली। जब आप जेई बन जाएंगे, किसी साइट पे जाएंगे, रोड का कंस्ट्रक्शन है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो हर जगह मैकेनिक्स का यूज है। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए, मैकेनिक्स के कितने पार्ट होते हैं ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स तो देखिए, मैकेनिक्स को हम लोग कितने पार्ट में स्टडी करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट होता है डायनामिक्स। एक पार्ट होता है स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट होता है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या करते हैं, इस स्टैटिक्स में हमारा जो बॉडी है जिसके ऊपर हम फोर्स के इफेक्ट को देखेंगे वो रुका हुआ होता है। जैसे एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग रुका हुआ है, मतलब उसका जो स्पीड है वो 0 है। तो जिस स्थिति में जब कोई वस्तु रुका हुआ हो, जब कोई वस्तु रुका हुआ हो, विरामावस्था में हो, उस समय उस पर लगने वाले बल और बल के प्रभावों को जब स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाता है स्टैटिक्स। और वहीं अगर स्पीड उसका 0 ना हो, जैसे इसका एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, बिल्डिंग। बिल्डिंग कोई चलता है क्या, बिल्डिंग रुका हुआ होता है। उसके बाद डायनेमिक्स में देखिए, लेथ मशीन, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में बहुत सारा तो पुर्जा होता है जो कि चलता है। तो उस समय जब चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस समय जिस मैकेनिक्स के जिस ब्रांच का स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है डायनामिक्स। ठीक है ना।
तो मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक्स होता है, एक डायनामिक्स होता है। और स्टैटिक्स में जो हमारा बॉडी है वो रुका हुआ होता है। अब देखिए डायनेमिक्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो जैसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल लगाकर न रोका जाए। ठीक है, तो वो जो बल लग रहा है उस बल के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा काइनेटिक्स में। और हम केवल मोशन का स्टडी कर रहे हैं, उस बॉडी में मोशन आया किस वजह से है, वो गति किस फोर्स के लगने की वजह से हुआ है, उस फोर्स के बारे में हमारा कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है, तो वो किस में आएगा, वो आ जाएगा काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो इसको मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे फोर्स किस वजह से वो मोशन में आया है उस फोर्स को भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक्स का पार्ट हो जाएगा। और हम केवल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो मोशन किसने स्टार्ट कराया, उस मोशन को किस बल ने शुरू कराया, उस बल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमारा आ जाता है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो अब इसका मैं डिफिनीशन लिखता हूं। देखिए एक एक पॉइंट बना करके। अच्छा, आप लोग जो नोट्स बनाएंगे अब पैराग्राफ में नहीं नोट्स बनाना है, अब सारा नोट्स हमारा पॉइंट वाइज होगा। सारा नोट्स पॉइंट वाइज होने से पढ़ने में आसानी रहती है, आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, बड़े बड़े पैराग्राफ में अब हम लोगों को नहीं लिखना है। तो चलिए ठीक है, मैकेनिक्स का परिभाषा मैं लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे ही इसको एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना, यहाँ आज ही से आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में अच्छे से आपको समय नहीं कम पड़ेगा। ठीक है ना, और जो लोग साल भर लिखते नहीं है डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं तो वहाँ लिखने में उनको बहुत समस्या होती है, समय कम पड़ जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए देखिए, इट इज इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which it is branch of science in which we study about force, in which we study about force and their in which we study about force and their effect, known as mechanics। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा है, मैकेनिक्स भी एक विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है मैकेनिक्स फिजिक्स का या साइंस का। ठीक है, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल और बल के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे किसी वस्तु पिंड पर का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं, इट्स आल्सो नोन एज साइंस ऑफ फोर्स। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में
इसको सिंपली कह सकते हैं साइंस ऑफ फोर्स। फोर्स का साइंस क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। एकदम एक वर्ड में देखिए, किसी के पास अधिक नॉलेज है तो इसका क्या मतलब होता है मैं बताऊं। जैसे इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत लंबा लंबा डिफिनीशन आपको याद है, ठीक है ना, 10 पन्ना लिख सकते हैं उसके बारे में। बढ़िया और बेहतरीन नॉलेज का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़े से बड़े कंसेप्ट को आसान से आसान भाषा में बता पाए आप, और कम से कम भाषा में, कम से कम लाइन में उसको अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना। मतलब एकदम इजी लैंग्वेज होना चाहिए और कम से कम शब्दों में डिस्क्राइब करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स का डिफिनीशन हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके जो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स का डिफिनीशन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स की हिंदी क्या होती है? स्थिति विज्ञान, ठीक है। स्थिति विज्ञान, ठीक है। तो स्टैटिक्स का देखिए डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। देखिए, जब मैकेनिक्स को आप समझ के पढ़ेंगे ना, तो वो चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, आप उसको समझे रहेंगे तो एक बार सोचेंगे दिमाग में और वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है ना। और उसको बना के आप अपने आप लिख पाएंगे। जैसे देखिए, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में हम बताए हैं कि वस्तु रुकी हुई होती है, ठीक है, यानी v इक्वल टू 0। तो देखिए इसका डेफिनीशन कैसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। तो इसको ऐसे लिखिए, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, it is branch of mechanics in which we study about force and their effects at rest condition, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब कि यह मैकेनिक्स का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल और बल के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिए? कंडीशन हम लोग ये लगा दिए, एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट या वस्तु या कोई भी पिंड है या कोई बॉडी है, उसके अंदर अगर मोशन होने लगा तो उसको हम फिर स्टैटिक्स में उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब स्टैटिक्स में जो भी वस्तुएं रुकी हुई होती हैं, जैसे घर हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर देखिए, स्टील से स्टील स्ट्रक्चर या आरसीसी स्ट्रक्चर या मेसनरी स्ट्रक्चर। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग का टीचर हूं, तो मेरे एग्जाम्पल जो भी होंगे ना वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। वैसे मैकेनिक्स तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिकल के लिए भी, सिविल के लिए भी, और बाकी के अदर ब्रांच के लिए भी, ठीक है ना। लेकिन जैसे जो भी एग्जाम्पल हमको यहाँ पे देना है
तो मैं सिविल इंजीनियरिंग का टीचर हूँ तो उसी से रिलेटेड दूंगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई मैकेनिकल का पढ़ाएगा तो मैकेनिकल लेथ मशीन वगैरह से रिलेटेड एग्जाम्पल देगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्टैटिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। 10 स्टोरी कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हमेशा और हमेशा साम्यावस्था में रहता है और रेस्ट के कंडीशन में रहता है, उसमें मोशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट होता है, बिल्डिंग कैसे बनता है, ठीक है ना। उसमें कंक्रीट लगता है, स्टील लगता है, तो ये सब डिटेल में आगे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम लोग का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग दो चीज़ों से बन सकता है, या तो स्टील स्ट्रक्चर से या आरसीसी स्ट्रक्चर से। तो ये दोनों किसी से भी बनेगा बिल्डिंग, लेकिन हमेशा रेस्ट के कंडीशन में रहेगा। तो बिल्डिंग का अगर स्टडी करना है, बिल्डिंग के स्टडी का मतलब क्या होता है देखिए, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बिल्डिंग का स्टडी का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके घर में बीम होता है, कॉलम होता है, फर्श बना होता है, स्लैब बना होता है, ठीक है। तो बीम का मोटाई चौड़ाई ऊंचाई या कॉलम का लंबाई चौड़ाई कितना रखेंगे, ठीक है ना, इसी को डिसाइड करना सिविल इंजीनियर जो भी लोग डिजाइन का काम करते हैं तो उनका यही काम ही होता है। ये बताएंगे कि आपके यहाँ कॉलम कितना मोटा चाहिए, बीम का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग, यही बता देना ही कहलाता है डिजाइन, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जिसको भी जो भी कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट कर देना है कि सर ये लाइन ये बात हमको नहीं समझ में आई, और 100% पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी डाउट्स हों, आसान से आसान कठिन से कठिन जो भी डाउट होगा सबका रिप्लाई दिया जाएगा, सबके डाउट को दूर किया जाएगा, ठीक है ना। बस हम लोग अपना यहाँ पे रेसवा एकेडमी 100% दे रहा है, पूरा मेहनत से सारे टीचर जी जान लगा कर पढ़ा रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मेहनत से पढ़ें और अच्छा नंबर ला के दिखाएं, 90+ नंबर ला के दिखाएं आप लोग। चलिए अब आ जाइए डायनेमिक्स में। चलिए डायनेमिक्स, ठीक है। तो डायनेमिक्स का देखिए, डायनेमिक्स को कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा। भले सब कुछ याद है, आपको समझ में आया है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखने का प्रैक्टिस करिए जरूर, मेरे साथ साथ लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और लैंग्वेज का कहीं कोई समस्या नहीं होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने पाएगा, ठीक है। तो चलिए डायनेमिक्स में देखते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal about forces and their effect at मोशन। इसका कहने का मतलब क्या है, मैकेनिक्स का यह वह ब्रांच है जिसमें हम बल और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। कब, एक कंडीशन यहाँ पे लगाया गया कि कब अध्ययन कर रहे हैं, जब
जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, डायनेमिक्स हो गया। अब इसके बाद एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, हाँ, अच्छा अच्छा। अब इसके बाद आप लोगों का रेसवा एकेडमी पे नेक्स्ट क्लास चलने वाला है। तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और नेक्स्ट क्लास कल फिर होगा। थैंक यू।